थेरेपी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर जीन थेरेपी से बात करते हैं तो मैंने बताया था कि जीन थेरेपी सबसे पहले 1990 मतलब किसको की गई थी, एक 4 ईयर की गर्ल्स को की गई थी। क्या प्रॉब्लम थी उसको, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। भाई क्या होता है ये SCID, बताया था कि उसके अंदर ना तो बी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन हो रहा था ना टी लिम्फोसाइट का प्रोलिफरेशन हो रहा था, ठीक है, जिस वजह से उसका ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी खत्म था और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी खत्म था, दोनों ही इम्यूनिटी नहीं थे उसके पास। इस वजह से उसको सीवियर प्रॉब्लम थी, उसी को बोलते हैं SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। भाई क्यों ऐसा था, तब साइंटिस्टों ने पता लगाया कि इन दोनों ही टाइप की इम्यूनिटी के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, एडिनोसिन डीएमिनेज, यानी उसके अंदर वो एंजाइम नहीं था। भाई एंजाइम क्यों नहीं था, क्योंकि उसको एंजाइम को बनाने के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल था, वो जीन म्यूटेंट था या डेफिशिएंट था, ठीक है, यानी एक जेनेटिकल डिसऑर्डर बोल सकते हो। तो जेनेटिकल डिसऑर्डर था जिस वजह से वो एंजाइम नहीं था, एंजाइम नहीं था तो बी और टी दोनों ही नहीं थे, यानी दोनों टाइप के इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट थे, जिस वजह से सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया था उसको, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया, तब साइंटिस्टों ने उसके ट्रीटमेंट के लिए जीन थेरेपी की। पहले जीन थेरेपी से पहले पता होना चाहिए उसके लिए क्या कर सकते थे। भाई 2 काम कर सकते थे, या तो उसको जो एंजाइम की डेफिशिएंसी थी उस एंजाइम को टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहो, मतलब इंजेक्ट करते रहो, ट्रांसफ्यूजन करते रहो उसका। यह तरीका क्या है भाई, टाइम टू टाइम, क्यों, क्योंकि एंजाइम की लाइफ स्पेन मैंने बताई थी बहुत कम होती है, 20 to 21 डेज के आसपास होती है। देन उसके बाद आपको उसको फिर से इंजेक्ट करना पड़ेगा बॉडी में। यह दूसरा तरीका क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये तरीका है, वो भी पर दोनों ही परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं होता। पहले तो बोन मैरो कहां से ढूंढोगे, बोन मैरो मैच भी कर जाए तो बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, ये भी समस्या है। अगर बॉडी एक्सेप्ट भी कर ले तो कब तक, ये बोन मैरो में भी जो सेल होते हैं वो परमानेंट तो नहीं होते, उनको टाइम टू टाइम क्या करना होगा, आपको रिप्लेस करना होगा। तो समस्या यही थी कि टाइम टू टाइम बोन मैरो के ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है, कहां से हम ढूंढें ये सब चीजें। तो उसके लिए साइंटिस्टों ने जीन थेरेपी में क्या क्या काम किया, उसी के सेल को बोन मैरो से निकाला, उसी पेशेंट के बोन मैरो से निकाला। अब उन सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज किया, यानी रेट्रोवायरस, उसके थ्रू हमने क्या किया, उन सेल्स के अंदर हमने उस हेल्दी जीन ADA, एडिनोसिन डीएमिनेज, हेल्दी जीन को इंजेक्ट करा दिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। अब जब हेल्दी जीन उनके अंदर इंजेक्ट हो गया उन सेल्स के अंदर, उनको फिर हमने ग्रो कराया कल्चर के अंदर, हमें अमाउंट सेल का ज्यादा मिल गया, हेल्दी सेल का अमाउंट हमें मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसी के हेल्दी सेल उठा करके, ठीक है, उसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाएंगे। फिर एक टाइम के बाद उसी के हेल्दी सेल हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, कल्चर करा रहे हैं, फिर एंट्री करा देंगे। तो इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। पर यह भी परमानेंट नहीं है, पर उन दोनों से बेटर है। परमानेंट क्योर कब हो सकता है, अगर उस गर्ल को, या कह सकते हो किसी भी पेशेंट को, या ऐसे कह सकते हो किसी पेरेंट्स को पता है कि उनके यहां कोई हेरिडिटी, यानी कह सकते हो कि कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है, उनकी लाइनेज में चलता आ रहा है, ठीक है। अब उनको बेबी चाहिए, उस बेबी को वो पहले से ही, समझना मेरी बात, प्रिडिक्ट है कि भाई हो सकता है उसको भी, तो वो क्या करेंगे, वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी बेबी क्या फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कराएंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हम क्या कर देंगे, जीन थेरेपी। अगर जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हो तो वो परमानेंट क्योर है। एकदम क्लियर था, यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो परमानेंट क्योर कब है, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप जीन थेरेपी करते हो। तो यहां तक बेटा कोई डाउट है, यहां तक बताओ, कोई भी डाउट हो, नो डाउट, ओके। PYQ, कल PYQ सेशन रख लेंगे, ठीक है। आप देखो, आप अगर एक्टिव हो तो आपके लिए हम, समझ रहे हो ना, कुछ ना कुछ बढ़िया से बढ़िया करते ही रहेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। PYQ भी एक दिन PYQ रख लेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है, जिससे तुम एक्टिवेटेड रहो, ठीक है। तो आज तो चैप्टर फिनिश करते हैं, कल अगर आपको ये मुझे मैसेज कर देना कि एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं, क्योंकि मैंने पूरी एनसीईआरटी करा दी है, ठीक है। पर कुछ बच्चों का होता है ना एनसीईआरटी, उनको एनसीईआरटी की फोटो देखनी है, मतलब यहां पर तो हम एनसीईआरटी की फोटो भी दिखा देंगे, पर वो लेक्चर पूरे एनसीईआरटी की फोटो में जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम यहां भी फोटो देखना चाहते हो, ठीक है, अभी तो हमने एनसीईआरटी क्या किया है, लाइनों को कॉपी करके यहां पर पेस्ट किया है, अब पूरी एनसीईआरटी को ही कॉपी पेस्ट यहां पर कर देंगे, ठीक है, वो कल कर सकते हैं हम ऐसा।
तो कल दो ऑप्शन है, या तो एनसीईआरटी को कॉपी पेस्ट करते हैं या पीवाईक्यूज डिस्कस करें या और भी बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करें जिससे कि ये चैप्टर और बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक है, दोनों ऑप्शन लेके चलेंगे, या कुछ मैं देख लूंगा कि एनसीईआरटी में ऐसी चीज क्या है जो एनसीईआरटी से रिप्रेजेंट की जा सकती है एक बार तरीके से। तो वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है एनसीईआरटी का, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, पर फिर भी ठीक है, फिर भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, आप मुझे बता देना, मतलब कल हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर को, मतलब हाँ पीवाईक्यूज करेंगे तो दोनों चैप्टर के करेंगे। अगर पीवाईक्यूज लेके आऊंगा तो मैं फर्स्ट वाले चैप्टर के भी लाऊंगा, इसके भी लाऊंगा। बस पीवाईक्यू तो कर लिए हैं, मतलब कुछ और क्वेश्चंस दोनों चैप्टर के लेके आएंगे जिससे एक बार रिवीजन और हो जाए। ठीक है, तो कल कॉम्बिनेशन रख लेंगे जैसा भी है, मतलब आपके लिए जो बेहतर होगा कल वो करेंगे। और जिससे कि ट्यूसडे से जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, और उसमें इम्यूनिटी पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहले मैं इम्यूनिटी ही कराता हूं। ठीक है, और शायद एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में कॉमन दिया, पर पहले मैं इम्यूनिटी कराऊंगा तो बहुत मजेदार। ठीक है, ओके ओके ओके, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। ठीक है, चलो कल पीवाईक्यू को रखते हैं। ठीक है, तो इस जीन थेरेपी में किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। ठीक है, मान के चल रहे हैं। चलो हाँ, इसके बाद एक और कराया था मैंने, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। कल मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के लिए बहुत जो पुराने टाइम पर टेक्निक होते थे, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग थे, उन टेक्निक को तभी यूज कर सकते थे जब बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स के सिम्टम आने चालू हो जाए। और सिम्टम आने का मतलब समझते हो? सिम्टम आने का मतलब है बॉडी में पैथोजन का अमाउंट बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बस इसीलिए वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो फ्यूचर में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, बायोटेक्नोलॉजी आई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई, और अब आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल फेज में, ठीक है, इनिशियल फेज में जब उसने एंट्री ही की है तब भी हम उसको ढूंढ सकते हैं हमारी बॉडी में है या नहीं। क्या करके? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पहले तो बच्चे नहीं समझते थे, पर कोरोना ने सबको बहुत सारा एडवांस बना दिया है। क्योंकि कोरोना में बताया कि आज की डेट में क्या करते हैं कि पीसीआर चेक करा के आओ भाई, पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी नेगेटिव। भाई पीसीआर नेगेटिव का मतलब है पीसीआर क्या करेगा, बॉडी में अगर कुछ भी वायरस है, थोड़ा सा भी वायरस है, तो पीसीआर क्या कर लेगा, उसका एक सेगमेंट भी मिल गया, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, उसके मल्टीपल कॉपी बना देगा। और मल्टीपल कॉपी बनने का मतलब है आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, यानी पीसीआर बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है, जरा सा इंस्ट्रूमेंट है और बहुत सेंसिटिव है, यानी थोड़ा सा भी डीएनए का सेगमेंट मिलता है तो उसकी मल्टीपल कॉपी कर देगा। और मल्टीपल कॉपी करने का मतलब है आप उससे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पीसीआर बहुत बेहतरीन टेक्निक है, और पीसीआर का यूज खाली डिसऑर्डर के आइडेंटिफिकेशन में ही नहीं करते, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने भी पैलेंटोलॉजिकल स्टडी है, ठीक है, या जितने भी आप कह सकते हो कि जो फॉसिल साइंस है, इसी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या कह सकते हो कि जितने भी क्रिमिनल वाले केस होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल केस के अंदर भी मैंने बताया था सीआईडी का एग्जांपल, वहां भी हम इसको यूज करते हैं। भाई डिसऑर्डर के साथ साथ इसकी एप्लीकेशन बहुत तगड़ी है। ठीक है, इसके अलावा कहीं आपको स्केलेटल सिस्टम मिलता है, ठीक है, उसमें कोई बोन मिलती है, ठीक है, उस बोन का आप आइडेंटिफिकेशन करते हो, ठीक है, वो कर सकते हो, मतलब डीएनए निकाल करके, ठीक है, मतलब डीएनए का आपको स्मॉल सेगमेंट भी मिल गया तो डीएनए की मल्टीपल कॉपी करा के पूरी स्टडी कर सकते हो, पूरे जीन। अगर आप बात कर सकते हो कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है, यानी आपने पहले डीएनए को मल्टीपल किया, मल्टीपल करने के बाद तब उसकी स्टडी कर पाए, यानी मतलब उसका बहुत वास्ट एरिया है। ठीक है, और अर्ली डायग्नोसिस में तो कर ही रहे हैं क्योंकि कोरोना ने सिखा दिया है भाई, पीसीआर अर्ली डायग्नोसिस यानी इनिशियल फेज में डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो ये वाली बात तो क्लियर है। इसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था कल आपके संग हमने बात की थी इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी, ठीक है, हाँ, बायो, ठीक है, रेडियोग्राफी, ऑटोग्राफी भी हो सकते हो। तो बायो रेडियोग्राफी के अंदर हमने बात की थी, हमने क्या करते हैं भाई, प्रोब यूज करते हैं, रेडियो लेबल्ड प्रोब यूज करते हैं। ठीक है, बायो रेडियोग्राफी में भाई रेडियो लेबल्ड क्या होता है, ठीक है, हमने बताया था नॉर्मल डीएनए जो होते हैं उन पर फॉस्फेट होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, उस फॉस्फेट को हमने क्या कर दिया भाई, रेडियो लेबल्ड कर दिया, मतलब उसमें P32 यूज किया। P32 की वजह से क्या हुआ, वो रेडियो लेबल्ड हो गए, मतलब रेडियो एक्टिविटी दिखाएंगे अगर आप एक्सरेज का एक्सपोज करोगे तो, ठीक है, तो फ्लोरिसेंट कह सकते हो, फ्लोरिसेंस दिखाएंगे, इससे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो किसी भी चीज का। जैसे हमने बताया था डीएनए और आरएनए के सिंगल स्टैंडर्ड लेते हैं जिसको यूज करने के लिए, तो मैंने बताया था नॉर्मल मैकेनिज्म तो वो ये, पहले पीसीआर करोगे, जेल पर रन कराओगे, जेल पर रन करा करके उसकी ब्लॉटिंग कर लोगे। कौन सी ब्लॉटिंग? अगर डीएनए है तो सदर्न ब्लॉटिंग कर लोगे, आरएनए रन करा रहे हो तो नदर्न ब्लॉटिंग कर लोगे, और हाँ प्रोटीन रन करा रहे हो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर लोगे। ठीक है,
तो ये 3 तरीके हैं। क्या रन करा रहे हो जेल पर, जेल पर जो भी रन करा रहे हो उसकी ब्लॉटिंग करने का एक मैकेनिज्म होता है, वो समझाया भी था मैंने। ब्लॉट कहां करते हैं, यानी उस डीएनए आरएनए या प्रोटीन के सेगमेंट्स को नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने की मैकेनिज्म को ब्लॉटिंग बोलते हैं। ब्लॉट कर लेना। अब उस ब्लॉटेड मेम्ब्रेन को हीट से फिक्स करते हैं, हीट फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। और जैसे डीएनए की सेगमेंट भी सेपरेट हो जाते हैं, हीट फिक्सिंग भी हो जाती है, उठा करके एक पैकेट में डाल देते हैं। उस पैकेट में ऑलरेडी क्या पड़े थे, प्रोब्स, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को आप चेक कर रहे हो। तो प्रोब क्या करेंगे, अगर जो सेगमेंट आप ढूंढना चाह रहे थे, जैसे आपको कोरोना का ढूंढना है तो कोरोना का प्रोब आप डाल दोगे उसके अंदर। अगर बाइंडिंग हो गई, हाइब्रिडाइजेशन, बाइंडिंग का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो जब आप उसको निकालोगे और एक्सरे करोगे उसका, तो एक्सरे फिल्म पर वो समझ रहे हो ना, फ्लोरिसेंट कलर आएगा, मतलब इंडिकेट होगा कि यार वो है या नहीं। जहां जहां हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां एक्सरे फिल्म पर इंडिकेट होगा। तो एक्सरे फिल्म इंडिकेट करने का मतलब है कि वो जीन उसमें अवेलेबल है। म्यूटेशन भी देख सकते हो। और ये आपने जो भी जीन का ढूंढना है, उस जीन को आपने रन करा लिया, उसका प्रोब आपने यूज कर लिया, प्रोब डाल दिया। अगर प्रोब की बाइंडिंग हो जाती है तो म्यूटेशन नहीं हुई, जीन हेल्दी है। प्रोब की बाइंडिंग नहीं हो रही, सेम कॉम्प्लीमेंट्री से, ये इंडिकेटर है, यानी म्यूटेशन हो गई, तभी तो प्रोब बाइंड नहीं किया, ठीक है। तो प्रोब क्या होता है समझ में आ गया भाई, आर्टिफिशियली कह सकते हो सिंथेसाइज। और कैसे बनते हैं प्रोब, मैंने बताया भी था। आज की डेट में cDNA यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने सारा ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर ली है। कितने जीन होते हैं, कहां होते हैं, क्या पोजीशन है, क्या सीक्वेंस है, उनके सबके cDNA। क्योंकि cDNA ही क्यों लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इसलिए लेते हैं, मैंने बताया था कि भी हमारा जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक का, ठीक है, उसमें जीन के अंदर इंट्रॉन और एक्सोन दोनों होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन आप जानते हो नॉन एक्सप्रेसिबल और एक्सोन एक्सप्रेसिबल पार्ट होता है। तो ऑटोमेटिकली जब आरएनए बनता है, एचएनआरएनए, बाद में मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसमें से एक्सोन को रिमूव कर देते हैं, इंट्रॉन को, समझ रहे ना मेरी बात, सॉरी, इंट्रॉन को, और जो एक्सप्रेसिबल पार्ट होता है उसको जोड़ देते हैं, नॉन एक्सप्रेसिबल पार्ट को हटा देते हैं, जिससे एक मैच्योर एमआरएनए बनता है। उस एमआरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू आप क्या बनाओगे, डीएनए। इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA, क्योंकि इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, इंट्रॉन नहीं होंगे, ओनली सारे के सारे एक्सॉन होंगे। और एक्सॉन होने का मतलब है एक्सप्रेसिबल है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने सारे डीएनए बना रखे हैं, किसी भी डीएनए को, क्योंकि स्प्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पूरा cDNA लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारे टाइप के cDNA आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड। तो उसको हम यूज करते हैं इसके अंदर, उसके प्रोब बना लेते हैं, पीसीआर से मल्टीपल कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। तो आज की डेट में जो बहुत बेहतर टेक्निक है किसी भी डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो पीसीआर हर किसी चीज में रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहां तक एकदम क्लियर था। अब फाइनली एक और टेक्निक बची हुई है इसके अंदर, अलाइजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। और ये भी एक ऐसी टेक्निक है जो रूटीन में यूज होती है। एचआईवी के केस में तो मैक्सिमम इसी को यूज करते हैं। इसके अलावा, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के केस में भी इसको यूज करते हैं रूटीनली, ठीक है। और आपको पता होनी चाहिए 80% पॉपुलेशन, हमारी इंडिया की 80% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। हाँ, पर उसमें से 80% पॉपुलेशन में से इन्फेक्शन सबको नहीं है। वो इन्फेक्शन कब होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ऑलरेडी आपके लंग्स के अंदर माइकोबैक्टीरियम बैठा हुआ है जो टीबी कॉजिंग होता है, ठीक है। क्योंकि हम कभी कम्युनिटी में रहते हैं, कम्युनिटी के अंदर आप, ठीक है, आप बस भी यूज कर रहे हो, ट्रेन भी यूज कर रहे हो, स्टेशन पे भी जा रहे हो, भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जा रहे हो, तो भाई बहुत सारी पॉपुलेशन इससे इन्फेक्टिव है। तो समझ रहे हो ना, तो भाई एयरबॉर्न डिसीज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके लंग्स में एंटर कर गया है, पर आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो क्या कर रहा है, बॉडी में ग्रो नहीं कर पा रहा, इसलिए मैक्रोफेज के अंदर एंटर करके बैठ गया है। वो इंतजार करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम वीक होने का। तभी तो जो लोग एचआईवी का इन्फेक्शन जिनको होता है उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो मैक्सिमम केस में एचआईवी के पेशेंट की डेथ का कारण एचआईवी नहीं होता, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी का बैक्टीरिया होता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होते ही पहला अटैक उसी का होता है, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी अलाइजा यूज करते हैं रूटीन में, और एचआईवी के लिए तो रूटीन में करते ही हैं, ठीक है, जो हम डिटेल में एचआईवी में भी पढ़ाएंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में। अब यहां एलाइजा होता क्या है ये समझना है आपको, ठीक है। एलाइजा की क्वालिटी क्या है, क्या इससे एंटीजन डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, इसको एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे क्यों बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे क्यों बोलते हैं, सारी बात डिस्कस करने वाले हैं, चलो ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज का टारगेट है, पहले तो हम टेक्निक कवर करेंगे, ये कुछ थियोरेटिकल, एक ट्रांसजेनिक एनिमल